अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। याद दिलाएं आपको, प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। और दिन भर की शुरुआत पिछले 24 घंटे, और इन 24 घंटों के दौरान जो दो बड़े मामला देखने को मिले हैं। कल शाम को ही खबर आ गई, कल शाम देर गए मालूम हो गया कि पिछले 5 सालों से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो लोग चिल्लाते थे, चीख रहे थे कि करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, उस करप्शन घोटाले पे कई बार सरकार की तरफ से बयानात भी आए। एलजी ऑफिस यहाँ पे इस दौरान था, एलजी ऑफिस से बड़े बयान आए। लेकिन कल शाम को जो एसीबी की तरफ से खुलासा हुआ, उसमें साफ तौर पे बताया गया कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस घोटाला साबित हो रहा है। और बाज़ाब्ता तौर पे 2020 में जो उम्मीदवारों की नौकरियों के टेस्ट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस महकमे में हुए हैं, उनमें अपनों का ख्याल रखा गया है, फेल जो हुए हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। और बाज़ाब्ता तौर पे पार्टनरशिप भी हुई है। बाज़ाब्ता तौर पे एक कंपनी जो पहले ब्लैक लिस्ट होती है, उसके सारे पैरामीटर्स जो हैं, एक ऑब्जर्वेशन में सरकार की फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो अथॉरिटीज़ थी, उनकी ऑब्जर्वेशंस में जो कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्ट की जाती है, उसको बताया जाता है कि नहीं ये घोटाला कर चुकी है एक। और उसके बाद उसी कंपनी के मालिकान को नई कंपनी के नाम पे ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के घोटाले को करने की इजाज़त दी जाती है। और मामला इतना ही नहीं कि सिर्फ कंपनी का, बल्कि मामला है कि 100 के से ज़ायद लोगों को जो फेल हो रहे थे, जिनके नंबरात ही नहीं थे, उनको पास किया गया फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में, उनको नौकरी दी गई। और इंटरव्यू जो है 8th पास के लिए इंटरव्यू पैरामीटर्स, जो इंटरव्यू करने वाले स्टैंडर्ड जो रखा गया था वो अच्छी खासी लेवल का रखा गया था, ताकि अपनों का ख्याल रखा जा सके। और इसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अहदेदार, उसके साथ साथ एलजी ऑफिस के कुछ लोगों की बात भी बाज़ार में गश्त कर रही है। बहुत कुछ इसके हवाले से बताया जा रहा है। और जिस तरह पिछले साहब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया था ना, याद है, वो शायद किसी को याद होगा कि यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है उसमें करोड़ों रुपए की उसको भी ऑफर थी। उसके बाद ये दूसरा घोटाला ऐसा ही है। और इसमें तार कहाँ तक है, अब एसीबी इसकी बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, वो मुकम्मल करके दे चुका है कि भाई साहब इसमें एफआईआर लगता है, एफआईआर लगाई गई है, इनको लाइए। लेकिन अब इंतज़ार होगा हमें जीएडी का, वो एसीबी की इस कार्रवाई के बाद जो एफआईआर का परमिशन देती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है हमारी सरकार क्या करेगी। कहीं इसको उस खाते में डाला जाएगा जो आमतौर पे कश्मीर में कहा जाता है कि रद्दी की टोकरी में, या पीछे, बहुत पीछे धकेल के रखा जाएगा। सरकार वो करेगी, ये वो मामला है। उस पर आज दिन भर शहर में बहस हो रही थी। और ये मुबैना घोटाला जो है, इस पे अवाम में गम गुस्से पाया जा रहा है। और आज पीडीपी लीडर वहीद परा ने भी इस पे बात की। वहीद परा पिछले काफ़ी दिनों से कुछ बड़े इश्यूज़ को लेके हैं। साफ जाहिर है नौजवान और नौजवानों में नौजवानों की बात होती है। और वहीद परा ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के इस घोटाले पर भी बात की और बताया कि यहाँ एक ही घोटाला नहीं है, यहाँ हर तरफ घोटाले हैं। और इन घोटालों में देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या करती है। और साफ जाहिर है हमारा नौजवान तबका जो है, जो रिजर्वेशन, जो हमारा ओपन मेरिट, जो कैटेगरीज के नाम पे सड़क पे आता है, इस करप्शन से उसका क्या हाल होता है, ये फायर एंड इमरजेंसी से है। माना आज हमारे लोग जो है ओपन मेरिट कैटेगरी को लेकर सड़कों पे मुजाहरे करेंगे, लेकिन कल वही करप्शन होगा और न ओपन मेरिट न कैटेगरी वाला, बल्कि वहाँ बड़े साहब के ख़ास लोग और बड़े साहब ने जहाँ पे पैसे लिए होंगे वही को नौकरी मिलेगी, वही को जॉब्स मिलेगा। और आज भी लोग ये कहते हैं कि अगर कहीं पे कार्रवाई होती है एक जगह पे, तो दूसरे लोग थोड़ा सा पीछे रहेंगे, घोटाले नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे नौजवानों के रोज़गार छीनने का, रोज़ी रोटी का जो वसीला है उसको ख़त्म करने का जो उनके साथ किया जा रहा है, उस पर कहीं रोक लगेगी। वहीद परा को आबेद अगर पॉसिबल है सुना दीजिएगा, और उसके साथ साथ इसके बाद हम आपको बड़े मुद्दे पे चलते हैं। नौजवानों में सबसे बड़ा जो कंसर्न यहाँ पे वो है ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट का, क्योंकि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा स्कैम्स जो रिक्रूटमेंट के जम्मू कश्मीर में हुए, चाहे वो पीएससी से, एसएसबी से लेकर पीएसआई के लेकर, हर जगह आपने देखा पेपर भेजने के साथ साथ उन कंपनीज ने जो रिस्पॉन्सिबल थी एग्जाम्स में, वो भी इन्वॉल्व थी स्कैम्स में।
तो देयर आर मेजर स्कैम जो ACB CBI ने भी उस पर इन्वेस्टिगेशन की है। एक उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर वो एपटेक का स्कैम आपने देखा। अब आप देख रहे हैं कि फायर सर्विस एस्पिरेंट्स ACB खुद उसमें देखता है कि इरेगुलरिटीज हुई है। मेरे ख्याल में दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि मेरिटोरियस बच्चों के साथ एक तरफ रिजर्वेशन का इशू है, एक तरफ जॉब्स नहीं है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, 6 लाख लोग। और आपको नाजरीन वहीद परा ने जहां एपटेक की बात की, एपटेक CBI उसकी इंक्वायरी जो है मुकम्मल तकरीबन कर चुके हैं, कुछ को पकड़ा भी गया, पूछताछ भी की गई, लेकिन अभी तक भी आवाम को नहीं बताया गया कि जो एपटेक का मामला था उसमें जो बड़े तार जोड़े थे उन तारों में कौन कौन था। अभी भी लोग इंतज़ार करते हैं। साफ जाहिर है यहाँ रात गई तो बात गई वाली बात है, कुछ दिन चर्चा रहता है उसके बाद भूल जाते हैं। तो आम तौर पे ये जो घोटाले करने वाले हैं इनको शय भी इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ मीडिया में पब्लिक हर जगह पे MLA जितने भी लोग हैं वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बात करते, फिर कौन बात करता है। अभी इसका भी देख लीजिएगा, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का आज हमने भी खबर बनाई, सोशल मीडिया पे रात को बहस हुई, कल सब चुप्पी करके अपने अपने काम पे चले जाएंगे। और वो जो घोटाला फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का है उन्होंने 1-2 और भी किए होंगे, हो सकते हैं आगे भी करेंगे। तो साफ ज़ाहिर जब तक नहीं यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो, जब तक न किसी को सज़ा मिले यहाँ पे, तब तक इस नासूर से निजात पाना नामुमकिन सी बात है। और जब नासूर की बात आती है, सोशल मीडिया अब कहीं न कहीं कुछ मामलात को एक्सपोज करता ही जाता है। जहां हम कई लोग दावा भी करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वही होता है जहां मालिक की मर्जी चलती है। सोशल मीडिया अगर 100% नहीं से लेकिन 50-60% के करीब लोगों को बाखबर ज़रूर करता है। और उसी सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों के दौरान एक और वाविला चल रहा था। ये था अमित शाह के बयान से मुतालिक। अमित शाह कल एक किताब की रस पे रोनमाई करे थे और अमित शाह की इस रस पे रोनमाई के साथ जोड़ के बताया जा रहा था कि अमित शाह ने बताया कि नाम तब्दील किया जाएगा। ये कश्मीर का नाम तब्दील करके कश्यप रखा जाता था। और फिर एक हुहा मच गया सोशल मीडिया पे। वाकई में बहुत से लोग कहने लगे कि आखिर क्या बात हो गई, और ये ट्रेंड पे चलने लगा। खास तौर पे जम्मू कश्मीर के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया के साथ जुड़े लोग हैं वो अक्सर पूछने लगे कि क्या है। और कुछ ने कहा कि भाई ये तो वही है कि दाना डाला है, आगे इसका रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद आगे क्या होगा। हर तरह से लोग अपना अपना तजिया करते रहते हैं, कुछ इसको अच्छी, कुछ बुरी, कुछ उस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ साजिश, कुछ डेमोग्राफी, सबके साथ जोड़ के देखे जाने लगा। चूँकि आज IT का ज़माना है और हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, तो इसी राय रखते हुए अमित शाह के इस बयान को बताएगा। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये टेक्निकल एरर भी नहीं था, ये वो नहीं था, बल्कि वही बेपरकी उड़ाई थी और मुल्क के एक जाने माने अखबार ने ये बेपरकी उड़ाई थी। अब उस अखबार ने ये क्यों उड़ाया था फ़िलहाल मालूम नहीं हो सका, क्योंकि यूजुअली जो है कश्मीर एक लेबॉर्ट्री है, कहा जाता है कश्मीर को, और कश्मीर की इस लेबॉर्ट्री में कभी कभी फीलर डाला जाता है। क्या ये कोई फीलर था, ये भी सवाल था। और ताहम अमित शाह के इस बयान के हवाले से खुद अमित शाह ने भी बाद में इसकी तरदीद की कि रस्म रोनमाई की जो तकरीब थी उन्होंने कश्मीर को कश्यप ऋषि के वाले मामले के साथ जोड़ के दिखा था, जम्मू कश्मीर का नाम बदलने का मामला नहीं था। और श्रीनगर में भी आज उमर अब्दुल्ला से मीडिया ने जब ये पूछा कि सुना जा रहा है पर कच्चे उड़ाए जाएंगे कश्मीर के नाम के, तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने बताया किसी अखबार वाले ने उड़ाई है, हकीकत से बईद है। ज़रा सुनिएगा उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं। मिनिस्टर ने कहा है कि 370 सेपरेटिज्म को उभर रहा था, यहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ा रहा था, और उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद फुली इंटीग्रेट हुआ है जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। आज भी कुछ जगहों से जो है रिपोर्ट्स आती हैं जब हमले होते हैं, आज भी जम्मू कश्मीर में है, पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं आई है। लेकिन चलिए ये एक प्रोसेस है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। वो सब रूमर्स है कि जम्मू कश्मीर का नाम चेंज हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है ना, ये पता नहीं किसी एक चैनल वाले ने या किसी एक अखबार वाले ने चलाया था, लेकिन उन्हें फिर उसको दुरुस्त किया। ऐसी तो कोई बात आई नहीं है, और वैसे भी बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाज़त लिए ये हो भी नहीं सकता। होम मिनिस्टर ने कहा ये उमर अब्दुल्ला थे। उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर में आज पूछा गया। और आपको याद दिलाते चले, कल मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर के हालात बताए थे, नॉर्मल बताया था, कोई मिलिटेंसी इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं। आज उमर अब्दुल्ला से भी पूछा गया कि वज़ीर दाखिला ने बताया है कि हालात
नॉर्मल हैं? आपको कैसे लगते हैं? उमर अब्दुल्ला ने बताया कि गोलियां चलती हैं, और इस हालात के बीच में आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे ये पूछा गया था, तो उनका जवाब आपको याद ही होगा। लेकिन आपको जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती की भी उमर अब्दुल्ला ने बात की, और जिस तरह कल उन्होंने बताया था कि जब तक 100% मीटरिंग नहीं होगी तब तक वो जो डिस्काउंट है, जो कंसेशन है 200 यूनिट, वो नहीं दिया जा सकता है। ताहम उमर अब्दुल्ला ने से आज बिजली की बेहतरी की बात की, और आपको यकीन दिलाई उमर अब्दुल्ला ने ये बात कल भी की थी, और ज़मीनी हक़ाइक़ में भी पिछली इस बारिश जो पड़ी, बारिश के बाद उमर अब्दुल्ला जो जम्मू से सीधा श्रीनगर आए और सीधा यहाँ पे दरबार लगाया, आवाम से मिले, इलाकों में गए, उसके बाद बिजली की हालत में, कटौती की हालत में बेहतरी आ रही है। आप कहीं ना कहीं अगर कटौती हो जाए अपने टाइम शेड्यूल पे होती है, कुछ बदला सा नया जम्मू कश्मीर लग रहा है। पहली बार ऐसे लग रहा है कि हाँ, घर गए तो बिजली की लाइट जो है नज़र आ रही है, वो पता है 8 बजे जानी है या 10 बजे जानी है, 9 बजे जानी है, वो उस टाइम का। लेकिन अचानक खाना खाते खाते आपको काला अंधेरा जो है वो अब छाने की उम्मीद या अभी तक नज़र नहीं आ रहा। खुदा खैर करे आगे भी ऐसा हो, लेकिन उमर ने आज इस पर बात भी की। कर लेंगे, तैयारी है। कई बार मीटिंगें हुई हैं, और पिछले बर्फबारी के बाद थोड़ा सा तजुर्बा भी रहा है। जहां काम ठीक रहा उसको दोबारा दोहराया जाएगा, जहां कुछ खामियां या कमज़ोरियां नज़र आईं उनको दुरुस्त किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, जितना किया जा सकता है किया जा रहा है, और पिछले सालों के मुकाबले इस साल बिजली के मामले में बेहतरी है। लेकिन कट्स होते हैं, और कोशिश की जा रही है कि शेड्यूल के मुताबिक जो है लोगों को बिजली फराहम किया जाए। कहीं कहीं सिस्टम में जब खराबी आ जाती है तो उसको जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। कोई नहीं ना, डील कर लें। हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, कुछ बेहतरी है पिछले 4 दिनों में बिजली की लाइन में, और उसका शायद हम क्रेडिट उमर अब्दुल्ला को ही देंगे, क्योंकि जिस तरह से वो इस वक्त ग्राउंड पे हैं और जिस तरह से वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं, ख़ास तौर पे श्रीनगर और गांदरबल उनका फोकस है। कल पहलगाम गए हुए थे, वहाँ विंटर कार्निवाल था। विंटर कार्निवाल की आपको एक और ख़बर अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक आज चौथे जुम्मे के बाद श्रीनगर की जामिया मस्जिद पहुंचे, और मीरवाइज के करीबी हलकों ने बताया कि 3 जुमे लगातार नज़रबंद रखने के बाद आज उन्हें श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। श्रीनगर की जामिया मस्जिद से अपने खताब में मीरवाइज ने जुम्मे के मौके पर सरकार की तनकीद के मामले को लेकर बताया कि सरकार हर तनकीद को मनफी अंदाज में ना ले। आपको बताते चले, कल कुछ सरकार के वुज़रा ने बताया था कि बिला वजह तनकीद की जा रही है, और इस पर आज अगरचे उनने मीरवाइज वगैरह रिलेटेड कोई मामला नहीं लिया था, लेकिन कहीं न कहीं उनने मीडिया को भी बताया था कि बिला वजह तनकीद बात का बतंगड़ नहीं। तो इस पर आज उन मीरवाइज ने बात भी की और बताया कि सरकार को चाहिए कि वो किसी की भी तनकीद को मशवरा देते उन्हें बताया मनफी अंदाज में ना लें, और जो मामलात थे अवाम के उस पर बात करें। जामिया मस्जिद की बात करते हुए भी मीरवाइज ने कहा कि सदियों से, पीढ़ियों से जामिया के मेंबर से, जामिया के महराब से आवाम की आवाज़ उठाई जाती है, और आज भी उठाई जाएगी, आगे भी उठाई जाएगी। मीरवाइज श्रीनगर की जामिया मस्जिद में अपने खताब के दौरान सरकार को मशवरा भी दे रहे थे। कि हमेशा सान कछुन मकसद मनफी की, अगर इस तनकीद करान, ये तनकीद से बराए तामीर आसा कि हुकूमत की बेहतरी, अगर खामी है, अगर कोताही है, अगर कमी है, सो कमी ही दूर कर। फर्ज मनसबी मे लुक समखान, मे सत करान, पन मामलात वनान, जुमा दो कर सान खतर दुआ सान बुजुर्गन खतर मगफिरत। बात मीरवाइज की, लेकिन बात अब सरकार की तनकीद बर्दाश्त करे। सरकार, ये मीरवाइज बता रहे थे, और साफ जाहिर है सरकार को पॉजिटिव हो नेगेटिव हर तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, और उस पर कहीं ना कहीं क्रॉस चेक भी ज़रूर करनी चाहिए ताकि हकीकत से बाखबर हो भी सके। और इसी हकीकत को जानने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की सरकार के वज़रा जो हैं ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM हूँ, जम्मू कश्मीर में वज़ीर जावेद राना हूँ, जावेद डार हूँ, सतीश शर्मा हूँ, या
जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम के साथ साथ यहाँ पे सकीना यत्तू इन दिनों कश्मीर में नज़र आ रही है। और आज सकीना यत्तू अनंतनाग में थी, श्रीनगर के लालगंज अस्पताल में थी, JLNM अस्पताल में थी, श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों का भी उसने दौरा किया, अनंतनाग के अस्पताल का भी दौरा किया। और अनंतनाग से लेकर श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे के साथ साथ उन्होंने अफसरान की मीटिंग भी बुलाई हुई थी। और आज की इस मीटिंग में सकीना यत्तू ने एक बार फिर डॉक्टरों को मुतनबे किया कि प्राइवेट प्रैक्टिस ड्यूटी के दौरान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अनंतनाग के डाक बंगलो में एक मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सकीना यत्तू ने बताया कि डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि अस्पतालों में बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करें और अगर उसमें कोताही की गई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताम उसने इस बात का इहादा भी किया कि जहाँ डॉक्टर्स, जहाँ अस्पताल का अमला, जहाँ पैरामेडिकल अच्छा काम करता होगा उसकी सराहना भी की जाएगी। सकीना यत्तू अनंतनाग के बाद श्रीनगर के अस्पताल JLNM भी गई हुई थी और JLNM में भी उन्होंने अस्पताल की कारकर्दगी को देखते हुए इंतज़ामिया, वहाँ के मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता लोगों के साथ बात भी की, बीमारों से भी बात की, तीमानदारों का हाल अहवाल भी पूछा और इंतज़ामिया से लेकर तीमानदारों तक बात करते हुए JLNM की कारकर्दगी को भी सराहा। श्रीनगर के लालगंज अस्पताल का भी सकीना यत्तू ने दौरा किया और बाद दोपहर दौरे के दौरान उन्होंने श्रीनगर में लालगंज के अस्पताल को एक जिम्मेदारी का अस्पताल बताया और बताने की बात, जिम्मेदारी की बात के साथ साथ डॉक्टरों को भी जिम्मेदारी की बात की। सकीना यत्तू लालगंज अस्पताल में थे तो काबीनी वजीर सतीश शर्मा बड़गाम में थे। बड़गाम में सतीश शर्मा थे और उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी भी थे। बड़गाम में उन्होंने रिसीविंग स्टेशन का मुआयना भी किया, खेल मैदान का जायज़ा भी लिया और तरक्याती कामों से लेकर खेल मैदान का जायज़ा लेते हुए वजीर ने ओमपुरा में जहाँ रिसीविंग स्टेशन को एक हफ्ते के अंदर चालू करने की यकीन दहानी कराई, वहीं नौजवानों की बेहतरी की बात करते हुए सतीश शर्मा ने बताया कि सरकार आज आवाम के सामने जवाबदेह है। और मीडिया की भी बात करते हुए यहाँ बताया गया कि मीडिया जो है वह आज़ादाना तौर पे आज सरकार से सवाल पूछ रहा है और ये बड़ी कामयाबी है उमर अब्दुल्ला की 2.5 महीने की सरकार की। रियासी दर्जे की बहाली तो होती रहती है, उस पर बात तो होती रहती है और अब एहतजाज की बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार जो है वो मरकज़ी सरकार पार्लियामेंट में इसकी वादा कर चुकी है, स्टेटहुड रेस्टोर की जाएगी। उधर पुलवामा की बात करें तो काबीनी वजीर जावेद राना आज पुलवामा में थे और पुलवामा में काबीना के वजीर जावेद राना ने अफसरान की एक मीटिंग भी बुलाई हुई थी जहां ज़िले के तमाम MLAs भी मौजूद थे, ज़िले के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इलाके के तरक्याती कामों का यहाँ पे जायज़ा लिया गया और आर्जी मुलाजमीन के हवाले से जावेद राना ने आज बड़ी खुशखबरी सुनाई। कैजुअल डेली वेजर्स की बात करते हुए जावेद राना ने बताया कि सरकार मामलात पे नज़र रखे हुए है, मामलात अबाउट टू कंप्लीट हैं और बहुत जल्द ही आर्जी यानी कैजुअल डेली वेजर्स के हवाले से सरकार की एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। क्या है खुशखबरी? जावेद राना आपको बताएंगे जो जम्मू कश्मीर में वजीर है। जब कोई डेवलपमेंटल इशू पे जब कोई डेवलपमेंट का काम आ जाता है, ये चीज़ें जो है वो एक एरिया के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं, इम्पोर्टेंस बढ़ती है, रोज़गार मिलता है और इलाका जो है डेवलप होता है। तो कुछ लोगों की रिजनमेंट भी है, उसके लिए हमारे यहाँ के जो नुमाइंदा हैं वो बात कर रहे हैं, सरकार के नोटिस में है, सरकार बात कर रही और वही सरकार ने करना है जो इनके लिए बेहतर हो। ज़राअत हो, रबरे जंगलात हो, आपका सीजनल टीचर हो, डेली वेजेस वर्कर जो हमारे PHE में हैं, डेली वेजेस, बाकी CP वर्कर हैं, अनपेड वर्कर हैं, ये सब सरकार के सामने है। सरकार इस पर पॉलिसी बना रही है और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह एक अच्छी खुशखबरी जो है वो जम्मू कश्मीर के जो हमारे ये वर्कर हैं। सरकार के सामने मामला है और आने वाले दिनों में सरकार कैजुअल डेली वेजर्स की पॉलिसी को सामने ला रही है।
कुछ बड़ा होने जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि 60,000 के करीब कैजुअल डेली वेजर्स इस वक्त अगर उनका कोई मामला सुलझाया जा सकता है, सुलझाया सरकार सुलझाती है, तो कहीं न कहीं सरकार के लिए ये मामला ऑक्सीजन का काम करेगा। आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ एक छोटा सा तिजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वादी लोलाब की भी सैर कराएंगे और विंटर कार्निवाल से लेकर दूसरे मामला पे नजर है तिजारती वक्फे के बाद। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तिजारती वक्फे के बाद। और तिजारती वक्फे के बाद आपको नाज़रीन बताते चलें, चीन के बारे में बहुत से लोग दुनिया के जानते हैं। वो कोरोना वायरस भी चीन से आया था, लेकिन कुछ देर पहले मुल्क के एक जाने माने अखबार पे हमारी नज़र पड़ी तो वहाँ पे लिखा था नया तूफान कोई आ रहा है, HPTV कुछ आ रहा है और ये भी वही कोरोना का ही बाई या मामा चाचा कुछ लग रहा है, उसी तरह का है। और आपको याद होगा कोरोना ने रुलाया था, नाक कान मुंह सब कुछ बंद कराया था और उस दौरान बताया था दूरी बनाए रखिएगा। अब HPTV जो कुछ भी है इसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। माना जा रहा है कि कोई नई वबा जो है चीन से सुलग रही है। लेकिन हम अपने ही जम्मू कश्मीर की बात करें, तेरी वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं। आमतौर पे जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का ज़रा ज़रा खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत इस ज़रे ज़रे में वादी लोलाब के कायरवन की आपको सैर कराते हैं। 11 जनवरी 2025 और ये तस्वीर कायरवन लोलाब की है। कायरवन का ये गांव जो है कुपवारा से करीबन 18 किलोमीटर दूर अंदरबुक लोलाब में है। देवर अंदरबुक के गांव में ये कायरवन है और जंगलात से, देवदार के जंगलात से, यूजुअली देवदार के जंगलात बहुत कम पाए जाते हैं, ऊपरी इलाकों में होते हैं, लेकिन यहाँ निचले इलाकों में हैं। और देवदार के जंगलात में बड़ा ये मैदान जो है इसे कायरवन कहा जाता है। यहाँ बर्फ़ है। यहाँ अब विंटर कार्निवाल 11 जनवरी को शुरू होने जा रहा है और ख़ूबसूरत सा ये इलाका, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर ज़रा खूबसूरत है, लेकिन लोलाब के बारे में एक और ख़ूबसूरत बात आपको नॉलेज में इजाफा कर दूँ कि लोलाब चश्मों का इलाका है, जहाँ चश्मे हैं और जहाँ नीचे से पानी जब फूट फूट के ऊपर आता है उसका अपना ही मंज़र होता है। और लोलाब के पानी की एक और ख़ासियत भी है कि भूख यहाँ बहुत लगती है लोलाब में, और उसकी वजह यही बताया जाता है कि यहाँ का पानी बहुत डाइजेस्टिव है, हाजमा है, और जो पानी पिएगा उसमें वो हज़म हो जाता है, जो खाए वो हज़म हो जाता है, बहुत डाइजेस्टिव है और बिल्कुल हकीकत भी है। और साथ साथ में लोलाब के पानी में गोरापन है। और ये अंदरबुक का पानी जो है, कायरवन का पानी जो है, यहाँ साथ में से जो नाला गुजरता है उस नाले के पानी में भी इन दिनों ठंडा ज़्यादा ही होगा, लेकिन ओवरऑल चश्मों का पानी इस बारिश में, इस बर्फ़ में, इस माइनस टेम्परेचर में भी गर्म होता है। यूजुअली जो वो कुदरती कोई ख़ासियत होती है। और ये तस्वीर है वादी लोलाब की, जहाँ कुपवारा की ज़िला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सुदन ने 11 जनवरी 2025 को होने वाले विंटर कार्निवाल के लिए हो रही तैयारियों का जायज़ा लिया। और यहाँ पे साफ जाहिर है 11 को लोग आएंगे और लोग आके यहाँ देखेंगे
खूबसूरती भी देखेंगे, सरकार की तैयारी भी देखेंगे और साफ जाहिर है मुकामी लोग भी बाज़ाब्ता तौर पे खुले दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं वादी लोलाब के अंदर बुक के गाँव के लोग। ज़रा सुनिएगा जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन क्या कहती है इस बारे में। Winter festival in Lulab very soon. So for that also, I will urge especially people from Lulab to come forward and support us so that यहाँ पे participation अच्छी रहेगी, so that there is a good name of Lulab everywhere else and tourism increases. और definitely ऐसे festival से tourism improve होता है किसी भी जगह पर। 11 जनवरी लोलाब के कायरवन के गाँव में, कायरवन के मैदान में, अंदरबुक के गाँव में आप होंगे, हम होंगे और 11 जनवरी को मिल के कार्निवाल में वहाँ के लोगों के साथ जश्न मनाएंगे और वहाँ के लोगों के साथ उनकी मेहमान नवाजी से भी अब की बार आपको मुतारिफ कराएंगे, क्योंकि वादी लोलाब की मेहमान नवाजी का भी कोई सानी नहीं और जगह वहाँ आपको मिलेगी। रेस्ट हाउस है, उसके साथ साथ वहाँ आपको रहने के लिए और भी अरेंजमेंट्स हैं। कहीं जगह न हो तो हमारे दिल के दरवाजे, घरों के दरवाजे भी खुले हैं। तो इस एतवार इस 11 जनवरी आप भी आइएगा, हम भी आएंगे और कायरवन की उस बर्फ़ से, उस ठंडे मिजाज से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना। अल्लाह हाफ़िज़।